Hello guys, welcome again. This is the video part 4 for basic civil engineering. In this video we are going to discuss some terminology which comes under the building bylaws, जैसे built up area, floor area ratio, like that. So लास्ट वीडियोज़ में हमने फाउंडेशन वाला पार्ट किया था. सो लेट्स स्टार्ट. अब जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है, कोई सी भी बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई भी, तो उसको बनाने से पहले कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पूरा प्लॉट एरिया होता है जहाँ पर एक अच्छे तरीके से कॉलोनी होती है या फिर प्लॉट कटे हुए होता है. तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब इस कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके आगे वो कुछ एरिया छोड़ते हैं, कुछ लेंथ तक एरिया छोड़ते हैं और उसमें कुछ पार्क भी बनाते हैं. और जो मेन कंस्ट्रक्शन होता है, मेन जो बिल्डिंग होती है अंदर वाली, उसके साइड में कुछ लाइन छोड़ते हैं, उसके पास में कोई जगह छोड़ते हैं. तो ये पार्ट है किसके? बिल्डिंग लॉज के, बिल्डिंग बाय लॉज के. तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ क्राइटेरियाज कंसीडर करने पड़ते हैं कि जब हमें कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो कितना स्पेस रोड से छोड़ना है, कितना सेटबैक लेना है, कंट्रोल लाइन के कितना दूर लेना है. तो ये सब बिल्डिंग बाय लॉज के अंदर आते हैं. ओके, सो देखो थोड़ा पढ़कर स्टार्ट करते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़ और टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स इन देयर जुरिसडिक्शन. These have to be considered by an architect while planning and designing the layout of the buildings. और देखो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो बायलॉज होते हैं वो थोड़े कम फॉलो हो पाते हैं, लेकिन इन अर्बन एरियाज़ में हमें ये बायलॉज फॉलो करने पड़ते हैं, ये रेगुलेशन जो है ये फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि देखो, दीज बायलॉज एंड रेगुलेशंस गवर्न द फॉलोइंग बिल्डिंग आस्पेक्ट. कुछ लाइन्स है, जैसे लाइन्स ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज. ये लाइन्स ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज, बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग, ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग एंड देयर हाइट्स. बिल्डिंग के अराउंड में जो मैं बात कर रहा था, आपके जो मेन बिल्डिंग है अंदर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जो उसके आसपास जो एरिया छोड़ते हैं, जो स्पेसेस छोड़ते हैं, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करनी पड़ती है, डिज़ाइन करनी पड़ती है. प्रोविज़न ऑफ साइज़, हाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम्स एंड अपार्टमेंट्स. अब देखो, जो बिल्डिंग जो हम बनाते हैं उसमें कितना वेंटिलेशन और पर्टिकुलर एक डोर की हाइट, रूम की पूरी हाइट, जो अपार्टमेंट है, ये इनका भी एक क्राइटेरिया है कि हमें इतना तो रखना ही है. अगर वो नहीं रखेंगे तो कहीं से भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा. ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्डिंग रेगुलेशन बना दिए गए हैं. वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविज़न. ये सैनिटरी प्रोविज़न के लिए भी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, कि जो भी आपका सुईज़ है वो कहाँ किधर डंप होगा. तो ये सारे क्राइटेरिया हमें देखने पड़ते हैं. स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और साइज़ एंड सेक्शंस. तो ये तो जनरली बिल्डिंग की बात थी. अब जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो हमारे पास क्या होता है, जब सिविल में जब आप पढ़ोगे अगर, तो कुछ कोड्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी पड़ती है. तो ये बिल्डिंग बायलॉज और रेगुलेशन का है इनको, तो ये हमें फॉलो करने पड़ता है. तो जिसके अंदर एक डेफिनेशन है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? बिल्डिंग लाइंस. देखो, बिल्डिंग लाइंस, द बिल्डिंग लाइन रेफर्स टू द लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज, दैट इज़ द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग adjoining a street or an extension of a street or on a future street may lawfully extend. This line is often
known as setback or front building line and is laid down in each case parallel to the plot boundaries by the authority, beyond which nothing can be constructed towards the plot boundaries. अब देखो इन सब का क्या मतलब है कि जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो उसके सामने जो रोड है, जो स्ट्रीट है, उसमें उस स्ट्रीट में एक लाइन फिक्स कर दी गई है, उसके पीछे ही आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, उसके पीछे ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। उसको सेटबैक लाइन बोलते हैं या फिर उसको बोल दो बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन। मतलब एक पर्टिकुलर एक सर्टेन लाइन है, उसके बाद में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। सो सर्टेन बिल्डिंग्स such as cinemas, business centers, factories, etc., which attract large number of vehicles, should be further set back or a further distance from the building. अब देखो जो स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग है, जैसे कि सिनेमा हुआ और कुछ अदर एरिया हुआ, तो उसके लिए अलग क्राइटेरियाज है, तो उसके लिए अलग से ज़्यादा लाइन छोड़नी पड़ती है। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने प्लॉट में से छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया आपके सामने का जो है स्ट्रीट का, वो देना ही देना है। सो दिस लाइन विच अकाउंट्स फॉर दिस एक्स्ट्रा मार्जिन इज़ नोन एज कंट्रोल लाइन। और जो ये स्पेशल जो बिल्डिंग है उसके लिए ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं हमें, उसको हम कंट्रोल लाइन भी बोलते हैं। अब देखो, समटाइम्स लाइन इज़ फिक्स्ड, sometimes line is fixed known as the general building line, and no building or its portion should project beyond this front line. The fixation on building line depends upon the site of the proposed building, keeping in view present width of the future widening requirements. ये जो टेबल है इसमें डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइंस, तो जैसे नेशनल हाईवे हुआ, MDR हुआ और विलेज रोड हुआ, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हुए, तो उसके लिए बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन कितनी छोड़नी है ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, तो ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन करने से पहले। ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे देखो, एक ये इम्पोर्टेंट लाइन है, नेशनल बिल्डिंग कोड स्पेसिफाई अ मिनिमम फ्रंटेज ऑफ 6 मीटर ऑन एनी स्ट्रीट। देखो, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर का जो मिनिमम फ्रंटेज होना चाहिए स्ट्रीट पर। एडवांटेजेस ऑफ फिक्सिंग सच बिल्डिंग लाइंस, इसके एडवांटेजेस देखो क्या होते हैं। अगर हम ऐसी लाइन फिक्स करते हैं, इट फैसिलिटेट्स फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ स्ट्रीट। अगर कभी ज़रूरत हुई कि स्ट्रीट को थोड़ा चौड़ा करना पड़े तो अच्छा ही तो होगा, हमारे घर के सामने, बिल्डिंग के सामने काफ़ी अच्छा वाइडर, काफ़ी अच्छा विड्थ वाला रोड होगा। इट कीप्स अवे द नॉइज़ एंड डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, बिल्कुल बेटर है। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लाइंड कमर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीट एंड प्रोवाइड्स ओपन स्पेसेस। अब देखो, कुछ अगर इस स्ट्रीट में कुछ आ जाता है तो अगर इस विड्थ उसकी छोटी रहेगी तो ऑफकोर्स पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो इस वजह से चौड़ा रहेगा। विड्थ अगर ज़्यादा रहेगी तो हमें ओपन स्पेस मिलेगा, राइट। अब सेकंड टर्म है बिल्टअप और कवर्ड एरिया। देखो, बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया, ये जो डेफिनेशंस है, और टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल फ्लोर एरिया, ये थोड़ी मिलती जुलती डेफिनेशन है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। तो उसके पहले, बिल्टअप एरिया पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। अब देखो, ओरिएंटेशन आपको मालूम होगा कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक तरह से डायरेक्शन, किस तरफ। सो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होना चाहिए? देखो, ओरिएंटेशन इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन सच अ वे दैट इट derives मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सन, एयर एंड नेचर। शायद मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो बिल्डिंग होती है हमारी, इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए जो मैक्सिमम एनर्जी अंदर फील करे। जब भी कोई जाए अंदर
तो मैक्सिमम एनर्जी फील करें, ऐसे लो सफोकेशन फील ना करें। तो हमें इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें सन का, एयर का एंड नेचर का। Wherever possible, a house or building facing south direction is regarded to have a best orientation as sun is at low altitude in winter days. Otherwise, a house should be oriented in such a direction in which wind blows for most of the time during the year. Generally, in hot regions, the building facing east direction is preferred to safeguard against westerly wind. अब देखो ये डिपेंड करता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, बट जनरली हम अगर साउथ ईस्ट रखते हैं उसको तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो अब हम आते हैं कवर्ड एरिया पर। कवर्ड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया। अब देखो कवर्ड और बिल्टअप एरिया क्या होता है कि अब अगर माइंड में थोड़ा सोचो कि हमारे पास एक प्लॉट है, ठीक है, एक मान लेते हैं हमारे पास एक प्लॉट है, जैसे कि एक प्लॉट है, तो अब देखो हम इसके अंदर बनाते हैं बिल्डिंग, इधर से सेटबैक लाइन छोड़ दी, इधर से छोड़ दी, इधर से छोड़ दी, इधर से छोड़ दी, ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखो अगर मान लेते हैं कि इधर एंट्रेंस है, ये स्ट्रीट है, सो जो हमने ये बिल्डिंग बनाई है तो इसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पर छोटा सा पार्क बनाया है, एक स्विमिंग पूल भी रखा है, कुछ और भी चीज़ें रखी है आसपास में, लेकिन जो मेन पार्ट है बिल्डिंग का, जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर है, राइट। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो कवर्ड एरिया है बाय वॉल्स एंड ऑल, तो उसको हम बोलते हैं कवर्ड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया, राइट, सीधी बात। तो इसका मतलब क्या है, it does not include the space covered by the garden, wall structure, platform, swimming pool, benchmark, tank, foundation, drains, walls, uncovered portico, gate, uncovered staircase, etc. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करता है कवर्ड एरिया। ओके, सो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो कवर्ड एरिया इक्वल्स द प्लॉट एरिया माइनस द एरिया ड्यू फॉर ओपन स्पेसेस। तो ये जो टोटल प्लॉट एरिया है उसमें से अगर माइनस करते हैं ये जो ओपन स्पेसेस है तो उसको बोलते हैं हम कवर्ड एरिया या बिल्टअप एरिया। अब देखो टोटल बिल्टअप एरिया क्या होता है, ये तो अगर हमने सिंगल फ्लोर तक एक फ्लोर बनाया है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, अगर हम इसके डबल स्टोरी बनाते हैं, ट्रिपल स्टोरी बनाते हैं, 4 स्टोरी 5 स्टोरी, तो टोटल जो फ्लोर है उनमें जितना स्पेस है अंदर कवर्ड, वो हो जाएगा टोटल बिल्टअप एरिया। ओके, ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि जो टोटल स्टोरी है वो सारा अगर हमें काउंट करना पड़ेगा सारे फ्लोर्स का, दैट इज़ ग्रॉस कवर्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस कवर्ड एरिया उसे बोलते हैं हम बिल्टअप एरिया या टोटल बिल्टअप एरिया, ग्रॉस कवर्ड एरिया। तो ये नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं फ्लोर एरिया रेशियो FAR, उसमें काम आने वाला है, राइट। अब देखो फ्लोर एरिया रेशियो और एक बोला जाता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये अगर बोलें तो दोनों सेम है, ठीक है, बट ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स अगर इसको अलग अलग पूछा जाता है कि फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है, तो छोटा सा डिफरेंस है जो हम आगे देखते हैं। देखो देखिए फ्लोर एरिया रेशियो, दिस इज़ द क्वोशंट प्लान एफिशिएंसी, या फिर कहें रेशियो ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कवर्ड plinth area on all floors multiply by 100 divided by the area of plot। ओके, ये जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब हम किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको फ्लोर एरिया या FSI पता होना चाहिए, फ्लोर एरिया रेशियो और FSI पता होना चाहिए।
अब देखो वहाँ पर जो दिया हुआ है वो यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूले में। फ्लोर एरिया रेशियो इज़ कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, जैसे मैंने बोला था टोटल बिल्टअप एरिया, सारे जो फ्लोर्स है उसका एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, दैट इज़ हमारा जो टोटल लैंड ऑफ पीस जो हमारा एरिया था नीचे ग्राउंड पर वो मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो जब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया है ना, तो इसका मतलब ये है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब कहीं पर तो सेम दिया हुआ, देखो फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो एक ही बात बोली हुई है, कहीं पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा ये देखो कि फ्लोर एरिया रेशियो इज इट, ही इज़ टॉकिंग अबाउट रेशियो not the index. So when we multiply it by 100, that means we are giving it in percentage. So अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी कैन कॉल इट फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और अदरवाइज़ अगर ये है तो हम इसे बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलग अलग आता है तो आप इस तरीके से जवाब दीजिए, और नहीं तो आप दोनों को एक जैसा बोल सकते हो, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो हमारी बुक है, बिल्डिंग कोड है, उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसमें उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी बिल्डिंग जो है किस तरीके से उसको किस टाइप में डिवाइड करें वो बताया हुआ है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फ्लोर एरिया रेशियो, सो यू कैन से टोटल बिल्टअप एरिया कवर्ड एरिया बाय ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया और पीस ऑफ लैंड, एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, दैट इज़ द फ्लोर एरिया रेशियो। अगर वहाँ पर ऐसे कोई FSI और FRI अलग अलग नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गो इट मल्टीप्लाई बाय 100। सो अगर फ्लोर एरिया रेशियो और FSI दोनों एक साथ अलग अलग पूछे जाते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो फॉर FSI, और फ्लोर एरिया रेशियो के लिए सिंपल एज ऐसे रख दो, जस्ट अ रेशियो। ओके, सो ये है बिल्टअप और कवर्ड एरिया। जस्ट लाइक अगर मान लो कि हमारे पास जो प्लॉट एरिया है 50 बाई 50 का है, टोटल प्लॉट एरिया, तो अगर हमें निकालना है FAR निकालना है तो यहाँ पर हम देखो यहाँ रखेंगे 50 बाई 50, ठीक है, प्लॉट एरिया की जगह, और जो ऊपर जो बिल्टअप कवर्ड एरिया है उसमें क्या रखेंगे। अब जैसा ऐसा सोचो कि ये है, ठीक है, तो इसमें से ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे। मान लेते हैं कि 30 बाई 30 में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन अगर ये ओनली सिंगल स्टोरी है तब, अगर ये डबल है, ट्रिपल है, 4 है, तो फिर जो टोटल एरिया होगा वो प्लस होता जाएगा, और ये यहाँ पर रख देंगे हम इसको। तो मान लेते हैं अगर 2 स्टोरी है और 30 बाई 30 के एरिया में हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो यहाँ 30 बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 स्टोरी है, तो इस वजह से इस तरीके से हमारा फ्लोर एरिया रेशियो निकल जाएगा। ओके, और भी अदर बायलॉज होते हैं जैसे ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट अराउंड बिल्डिंग। ये वही बात है जो मैं बोल रहा था कि जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, उसके आसपास की ओपन स्पेस कितनी छोड़नी है। और देखो लिमिटेशंस ऑफ बिल्टअप एरिया फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम बनाते हैं उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है एरिया की कितनी होनी चाहिए। अब देखो अगर हम नॉर्मल बिल्डिंग बात करें तो लेस देन 200 स्क्वायर मीटर के लिए 60% विथ 2 स्टोरी स्ट्रक्चर। अगर 2 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं हम तो उसके लिए हमें अगर 200 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द प्लॉट है तो हमें 60% कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, 60% बिल्टअप एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरीके से ये डिवाइड होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो फ्लोर एरिया स्पेस इंडेक्स। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।